वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज मैं जो कंप्यूटर सेक्शन का सेकंड पार्ट लेके आपके सामने आया हूँ, आपके साथ आया हूँ। हम कुछ बेसिक फिर से डिस्कस करेंगे और मैं आपको बता दूं कि मैं मेनली उन कैंडिडेट्स को फोकस कर रहा हूँ जो बिल्कुल भी कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने आज तक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा नहीं है। तो जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूँ कल मैंने क्या पढ़ाया था पार्ट 1 में, फिर हम पार्ट 2 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमने सिंपल डेफिनेशंस देखी थी, जो डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं कंप्यूटर की। देन उसके बाद हमने इसके बेसिक कुछ फंक्शन देखे थे कि ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। देन उसके बाद हमने कुछ एलिमेंट्स देखे इसके, क्योंकि जो हम कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, उसको हम कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं वो मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं मेन, ठीक है, वो हमने डिस्कस किए। देन बेसिक जो 2 मेजर कंपोनेंट हैं इसके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये बताया था, बट हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिस्कस नहीं किया। तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले मैं आपको जो पार्ट 2 है हमारा आज का, जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इस पार्ट 2 में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा वो सबसे पहले हमारे पास रहेगी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर कल मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। एक इनपुट है, देन वो प्रोसेस करेगा और फिर हमें आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसको वन बाय वन जो इसके कंपोनेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसका कंपोनेंट है इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट क्या करता है अभी हम देखेंगे आगे वन बाय वन ये होते क्या हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक तो हमारे पास इनपुट यूनिट है, देन हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इस सारे पार्ट को हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, जिसने सारा काम करना है। ठीक है, सीपीयू। और सीपीयू के फर्दर 2 पार्ट हैं, तो कौन कौन से हैं? एक हमारा है सीयू, इसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और दूसरा है एएलयू। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है वैसे ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इन डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। तो कंट्रोल यूनिट का जब कोई भी सिग्नल हम इसमें पास करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है और आप क्या करते हो, आप अपने मोबाइल पे किसी भी सॉन्ग पे क्लिक करते हो। ठीक है, अगर उसे प्ले करना होगा तो प्ले वाला आपके पास आइकॉन है, उस प्ले वाले आइकॉन पे क्लिक करते हो तो सॉन्ग प्ले हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपको नेक्स्ट करना होगा तो आपके पास नेक्स्ट करने के लिए एक आइकॉन है, उसको प्रेस करते हो तो जो सॉन्ग है वो नेक्स्ट सॉन्ग आ जाता है। इसी तरीके से उसके बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग हुई है। ठीक है, प्रोग्रामिंग हुई है मतलब प्रोग्रामिंग क्या है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और इंस्ट्रक्शन हुआ है कि अगर यूज़र जो मतलब मोबाइल ऑपरेटर है, जो यूज़र है, वो प्ले वाला बटन प्रेस करेगा तब क्या करना है वो कंट्रोल यूनिट देखता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके मोबाइल में कोई इमेज होती है तो आप उस इमेज को डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, उस इमेज पे क्लिक करते हो, देन डिलीट का बटन आता है, डिलीट पे क्लिक करते हो तो डिलीट हो जाती है। ठीक है, उस इमेज पे क्लिक करोगे तो व्यू करना चाहोगे तो व्यू हो जाता है। तो वो मतलब एक फाइल के साथ, ये जो इमेज है, सॉन्ग है, ये डेटा है हमारा, फाइल्स हैं, तो इस फाइल के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, मतलब ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं, या तो उस इमेज को हम ओपन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मतलब जो उसके साथ काम कर रहे हैं हम, वो आगे उसके ऑपरेशंस। ठीक है, तो वो सारे फंक्शन कौन देखेगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, डिटेल में आगे भी देखेंगे हम। दूसरा आता है एएलयू। एएलयू हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जब हमारे पास कोई चीज़ डिसाइड करनी, जहाँ हमारे पास कोई कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन आ जाती है, तो वो हमारा एएलयू वाला पार्ट करेगा। ये सिंपल एक डायग्राम है, ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, वन बाय वन में सारे पार्ट जो है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, देन ये हमारा आता है मेमोरी वाला पार्ट, ऊपर वाला। ठीक है, और ये मेमोरी वाला पार्ट फर्दर डिवाइड है आगे। फर्स्ट इसमें आता है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज और दूसरा आता है प्राइमरी स्टोरेज, ये भी हम देखेंगे आगे क्या होता है। चलिए, उसके बाद थर्ड वन जो है हमारा, वो है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करेगा,
हमें जो रिज़ल्ट है कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें देगा वो हम चेक करेंगे। अब यहाँ इनपुट यूनिट में हमारे पास डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, और आउटपुट के लिए हमारे पास डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं जिससे हम क्या करेंगे, आउटपुट रिसीव करेंगे। ठीक है, वो हमारा स्पीकर भी हो सकता है, मॉनिटर भी हो सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इतनी ही ब्लॉक डायग्राम याद रखनी है। एक इनपुट यूनिट होता है, देन हमारे पास सीपीयू यूनिट है, ठीक है, देन मेमोरी यूनिट है, और उसके बाद आउटपुट यूनिट है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं वन बाय वन इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, देन मेमोरी और सीपीयू, ये सारे पार्ट वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट यूनिट एक प्रोसेस है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को पास करते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं, वो कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, ठीक, मतलब कुछ भी हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि मुझे एक इमेज को व्यू करना है, तो वो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि इसे ओपन कर। अगर मैं डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि इसको डिलीट कर। ठीक है, समझ आई? नेक्स्ट, एन इनपुट यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। ये इनपुट यूनिट जो है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, तो यहाँ मैंने लिखे हैं, फर्स्ट इट एक्सेप्ट्स और रीड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। जो आउटसाइड वर्ल्ड में हम सारे यूजर्स आ जाते हैं जो ऑपरेट करते हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, जो हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, हम इसके यूजर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आउटसाइड दी वर्ल्ड, जो कंप्यूटर से बाहर की दुनिया है, उससे क्या करेगा, डेटा इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करेगा। जो भी हम एंटर करते हैं, कभी आपने देखा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक कैलकुलेटर पे 2+2 करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो 2+2, तो वो आपको ऐड करके दे देगा 4। कभी ये नहीं बोलेगा नहीं भैया मैं 2 नहीं लेता, नहीं मैं 4 नहीं लेता, ऐसा वो कभी नहीं करेगा। जो आप एंटर करोगे वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम यूज़र एंटर करेंगे, जो इनपुट डिवाइसेस हैं उसको एक्सेप्ट करेंगी और कन्वर्ट करेंगी किस में, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। अब यहाँ पे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म क्या है मैं बताता हूँ। जो कंप्यूटर है उसको दो ही चीज़ें समझ आती हैं, एक आता है उसे 0 समझ, एक आता है 1 समझ। ठीक है, अब 0 और 1 क्या है, जो कंप्यूटर है वो सारा बेस्ड है सर्किट के ऊपर। किसके ऊपर? सर्किट। तो आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रिक ये सर्किट है ना, कोई भी सर्किट है तो उसमें पावर आती है जाती है ना, करंट पास होता है। तो कंप्यूटर में जो जितना भी सारा जो कंप्यूटर जिसके ऊपर बेस्ड है वो सर्किट के ऊपर बेस्ड है। डिफरेंट गेट्स इसमें यूज होते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि कंप्यूटर को दो ही चीज़ें समझ आती हैं, एक 0 और दूसरा 1। 0 कहाँ यूज़ करता है और 1 कहाँ यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे कोई करेक्टर, कोई वैल्यू प्रेजेंट है उसको कंसीडर करेगा एज ए 1, जहाँ पे वैल्यू कोई करेक्टर प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे उसको रीड करेगा एज ए 0। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि जो कुछ भी हम पास करेंगे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्जन में आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, अभी बेसिक फंक्शन पढ़ा रहा हूँ इनपुट यूनिट के, वो उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो पहला है कि यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करेगा, दूसरा जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है कंप्यूटर को उसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, मतलब जो कुछ भी आप लिखोगे वो 0 की 1 की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपने लिखा हेलो, ठीक है, आप लिखते हो हेलो, वो क्या करेगा, वो इस h को 0 1 की फॉर्म में, मतलब हो सकता है 0 0 1 1 h का कोड हो, तो वो क्या करेगा, वो h को कन्वर्ट करेगा 0 1 की फॉर्म में, फिर e को भी कन्वर्ट करेगा 0 1 की फॉर्म में, l को भी करेगा कन्वर्ट 0 1 की फॉर्म में, इस l को भी करेगा 0 1 की फॉर्म में, और इस o को भी करेगा 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है,
क्यों कन्वर्ट करेगा? ताकि कंप्यूटर को समझ आए। चलिए नेक्स्ट है इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फिर क्या करता है? पहला काम इसका है इंस्ट्रक्शन यूजर से एक्सेप्ट करनी, दूसरा काम इसका है जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर देगा उसको कन्वर्ट करना 0-1 की फॉर्म में, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, और तीसरा है कि उसको जो भी सप्लाई होगी उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सप्लाई करना। फर्दर प्रोसेसिंग क्या होगी? फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2+2 को ऐड करके दे दे भाई, तो वो क्या करेगा? उसने 2+2 देन इक्वल टू को इन सब को कन्वर्ट कर दिया किसमें? 0-1 की फॉर्म में, और फिर मुझे वो क्या करेगा? उसको ऐड करके 4 देगा, और 4 हमें कब देगा वो हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड आउटपुट यूनिट परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ दैट ऑफ एन इनपुट यूनिट। ठीक है, इट सप्लाइज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेटा प्रोसेसिंग टू आउटसाइड वर्ल्ड। जिस तरीके से इनपुट यूनिट आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा कलेक्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है और फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सप्लाई करता है, इसी तरीके से आउटपुट यूनिट है वो क्या करता है? वो कंप्यूटर से डेटा लेगा, ठीक है, और आउटसाइड वर्ल्ड जो है उसको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड आउटपुट यूनिट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट, it accepts the result produced by computer which are in coded form and hence we cannot easily understand them। वो क्या करेगा? सबसे पहले वो आउटपुट डिवाइस जो भी होगी, आउटपुट यूनिट जो भी होगा, वो कंप्यूटर से रिजल्ट कलेक्ट करेगा, ठीक है, देन इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, और फिर उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब जब मैंने पहले ही बोला जो कंप्यूटर काम करता है वो 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है। किस में करता है? या तो उसे 0 में डेटा होगा या 1 होगा। 0-1 का कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, मतलब 0-1-1-1-0-1-1, मतलब कुछ भी हो सकता है 0-1-0-1 का कम्बिनेशन। तो अगर कंप्यूटर जो डेटा एक्सेप्ट करेगा उसे कन्वर्ट करता है 0-1 की फॉर्म में, तो इट मीन्स कि जब वो आउटपुट देगा तो सबसे पहले जो डेटा आउटपुट हमारे पास आएगा वो तो क्या होगा? वो भी 0-1 की फॉर्म में होगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होगा। अब जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल में नहीं होता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ह्यूमन एक्सेप्टेबल। ह्यूमन एक्सेप्टेबल मीन्स के ह्यूमन बीइंग जो हैं, जो हम यूज़र हैं, हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, और फिर जो आउटसाइड वर्ल्ड हम लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, हमें कन्वर्टेड फॉर्म उसको कन्वर्ट करके वापस दे देगा। इन शॉर्ट ये अगर मैं बता दूं, इनपुट का काम है कि वो यूज़र से डेटा लेगा, देन उसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, और फिर उसको सप्लाई कर देगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। इसी तरीके से जो आउटपुट यूनिट है वो क्या करेगा? कंप्यूटर से आउटपुट लेगा, ठीक है, देन उसको कन्वर्ट करेगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, और फिर ह्यूमन बीइंग जो भी यूजर्स हैं उनको पास कर देगा। ठीक है, ये बेसिक था इनपुट और आउटपुट फंक्शन। ठीक है, क्या होता है। चलिए नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट आपको पता है कोई भी काम करने के लिए हमें स्पेस तो चाहिए होती है, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हमें जो स्पेस चाहिए होती है, मेमोरी होती है, उसे हम स्टोरेज यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये स्टोरेज यूनिट किस लिए होती है, चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कहता है कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट हैव टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट। कहता है कि जो कुछ भी हम एंटर कर रहे हैं थ्रू इनपुट यूनिट कंप्यूटर में पहले हमें स्टोर करना पड़ेगा उसकी प्रोसेसिंग से पहले। फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ तो मैंने बोला आपको कि 2+2 करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा? 2 एंटर करूँगा, कंप्यूटर उसे स्टोर करेगा, फिर मैं प्लस एंटर करूँगा, कंप्यूटर उसे स्टोर करेगा, फिर मैं 2 एंटर करूँगा, कंप्यूटर उसे स्टोर करेगा, और जब मैं इक्वल टू क्लिक करूँगा तब मुझे वो जाके रिजल्ट देगा। तो इट मीन्स ये देखो 3 जो वैल्यूज़ हैं ऑपरेंड एंड देन ऑपरेटर,
वो क्या कर रहा है, उसको कंटेन कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है। तो ये जो स्टोरेज यूनिट है ये हमारी हेल्प करती है, कंप्यूटर की हेल्प करती है किसमें, जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जब हम डिफरेंट इनपुट्स देते हैं तो वो उसे क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर टू अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट्स हैव टू बी स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स। ठीक है, जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है, जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी फंक्शन जो हम परफॉर्म करवाने जा रहे हैं, सबसे पहले वो क्या करेगा, उसे स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शंस को। सिमिलरली रिजल्ट्स प्रोड्यूस बाय ए कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग हैव टू बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर बीइंग पास्ड ऑन टू एन आउटपुट यूनिट। इसी तरीके से जब हम कोई रिजल्ट उससे लेते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले उसे प्रोसेस करेगा, फिर कहीं वो स्टोर करके रखेगा, स्टोर करने के बाद वो क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस पे भेजेगा, जहाँ से हमें आउटपुट जो हमें रिजल्ट है वो मिलेगा। ठीक है, देन स्टोरेज यूनिट होल्ड्स, जो स्टोरेज यूनिट है वो क्या क्या होल्ड कर सकती है, क्या कर सकती है, वो हम देख लेते हैं एक बार। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, जो डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस है जो हम काम करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं देखूं 2+2 में, तो ये जो 2 और 2 है ये मेरा डेटा है, और इंस्ट्रक्शन क्या है कि भाई इसको ऐड कर दे। ठीक है, ये क्या इनको होल्ड करेगा, और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा है जो रिसीव कहाँ से करता है, इनपुट डिवाइसेस से। ठीक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट रिजल्ट्स फॉर प्रोसेसिंग। इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर प्रोसेसिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 × 3 + 6। ठीक है, मैंने बोला इन दोनों को ऐड कर, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा इस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, जो रिजल्ट आएगा इस उसमें 6 ऐड करके दे दे। तो अब इस तरीके से कुछ रिजल्ट होते हैं वो ये स्टोर कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। देन रिजल्ट्स फॉर आउटपुट बिफोर दे आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। जो रिजल्ट हमने आउटपुट डिवाइस पे भेजना है वो रिजल्ट पहले स्टोर होगा, उसके बाद जाके आउटपुट डिवाइस पे सेंड होगा। ठीक है, अब इस स्टोरेज में हमारे पास दो आते हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज यूनिट आता है, एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट आता है। तो चलो 1 बाय 1 ये देख लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, देन प्राइमरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर आल्सो नोन एज इट्स मेन मेमोरी। जब भी आगे मैं वीडियो ये लेक्चर जो है कंटिन्यू करूँगा और इसमें मैं कभी प्राइमरी मेमोरी कहूँगा या फिर कभी मैं मेन मेमोरी कहूँगा, तो दोनों एक ही हैं। ठीक है, हम इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हैं या फिर मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। तो जब भी मैं मेन मेमोरी बोलूँगा या फिर प्राइमरी बोलूँ तो आप उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी स्टोरेज है ये मेन मेमोरी होती है। ठीक, और ये क्या कंटेन करती है, जो इंस्ट्रक्शंस हम देंगे वो कंटेन करेगी। एक नेक्स्ट, प्राइमरी स्टोरेज कैन होल्ड इंफॉर्मेशन ओनली वाइल कंप्यूटर सिस्टम इज ऑन। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि ये तब तक ही इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकती है जब तक आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ऑन है। ठीक है, देन नेक्स्ट, एज सुन एज द कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ और रीसेट द डेटा विल बी डिलीटेड। जैसे ही आप क्या करते हो, अपना सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ कर देते हो या फिर उसे रीस्टार्ट करते हो, तो जो प्रीवियस डेटा होता है प्राइमरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में, हाँ वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे डिलीट होता है, क्या होता है, वो आगे हम देखेंगे। देन इट इज़ वॉलाटाइल मेमोरी। वॉलाटाइल मेमोरी, इसको हम प्राइमरी मेमोरी को वॉलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वॉलाटाइल होता है जो डिज़ॉल्व हो जाता है, जो ख़त्म हो जाता है। तो हमने पहले ही बताया कि इसमें डेटा कब तक रह सकता है, जब तक हमारा सिस्टम ऑन है। जब सिस्टम ऑफ हो जाता है तो डेटा डिलीट हो जाता है, तो इसलिए इसको वॉलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, देन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और दूसरा, ये जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये एक्सपेंसिव होती है। तो एक्सपेंसिव मीन्स, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रैम है ना हमारी, वो प्राइमरी मेमोरी है। तो रैम 2 GB की या 4 GB की, हमें अगर 2 GB की लेंगे तो हमें 1000 और 1500 के बीच आएगी। ठीक है, इसी तरीके से 4 GB की लेंगे तो वो 2000 तक भी आ सकती है। तो वो मतलब 2 GB या 4 GB इतनी महंगी है। तो अब जब आप 50 GB या हम 60 GB की बात करें तो वो उसकी कास्ट कितनी हाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी स्टोरेज ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो प्राइमरी स्टोरेज है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनती है। और जैसे हमारे पास
रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। मतलब इसमें हम डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, बट कब तक, जब तक हमारा सिस्टम ऑन है। ठीक है, जब सिस्टम बंद हो जाता है और शट डाउन कर देते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, जो रैम में डेटा जितना भी होता है, प्राइमरी मेमोरी में जितना भी डेटा होता है, वो डिलीट हो जाता है। अभी मैंने बोला सिस्टम को शट डाउन करते हैं या फिर सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, तो दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या होता है। शट डाउन क्या होता है, शट डाउन होता है जब हम सिस्टम ऑन किया, अब उसे हमें ज़रूरत हम नहीं है, हमने काम अपना कंप्लीट कर दिया, उसको शट डाउन कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है, रीस्टार्ट होता है कि उसमें कहीं प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, तो हम उसको वापस रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, रीस्टार्ट, वो वापस बंद होगा और फिर ऑटोमेटिकली खुद से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा पार्ट आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये क्या है, ये हमारी परमानेंट मेमोरी रहती है। ठीक है, इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, परमानेंट स्टोरेज कहते हैं, और ये इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और ये किस लिए है, जो लिमिटेशंस हमारी मेन मेमोरी की थी, प्राइमरी मेमोरी की थी, जिसमें हमने क्या लिमिटेशंस थी कि जो डेटा है उसमें डिलीट हो जाता है, और या फिर डेटा कब तक रहता है, डेटा सिर्फ रहेगा जब तक हमारा सिस्टम ऑन है। तो अगर अब डेटा हमें कोई टेंशन नहीं है, अगर डेटा हमारा मतलब सिस्टम हमारा ऑफ भी हो जाता है तो डेटा रिटेन रह सकता है। तो वो किसकी हेल्प से रहेगा, वो रहेगा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट मेमोरी से। ठीक है, फर्स्ट that is it supplement the limited storage capacity and the volatile characteristics of primary storage। दूसरी चीज़ जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो हमारी कितनी हो सकती है, वो हमारी 2 GB हो सकती है। ठीक है, 4 GB हो सकती है, देन हमारे पास 8 GB हो सकती है। ठीक है, 16 GB हो सकती है। तो हम वो 8 या फिर 16 से ज़्यादा नहीं जाते। क्यों, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है, वो हमारी 500 GB हो सकती है। ठीक है, अब ये GB MB क्या है ये भी मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये साइज़ होता है मेमोरी का। 500 GB हो सकती है, देन 1 TB हो सकती है। तो मतलब एज़ कम्पेयर टू साइज़ हम देखें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का, तो वो काफ़ी हाई है। ठीक है, देन सेकेंडरी स्टोरेज इज़ नॉन वोलेटाइल। जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये नॉन वोलेटाइल है, वो वोलेटाइल थी। ठीक, उसमें से डेटा डिलीट हो जाता था जैसे ही सिस्टम ऑफ हुआ, और इसमें से डेटा डिलीट नहीं होगा चाहे आप सिस्टम ऑफ करो या ऑन रखो। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज इज अ नॉन वोलेटाइल और परमानेंट मेमोरी विच इज मच चीपर देन प्राइमरी स्टोरेज एंड इट कैन रिटेन इंफॉर्मेशन इवन व्हेन अ कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ और रीसेट। अगर हम अपना सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम को कभी कभी मैं सिस्टम भी बोलूँगा, तो आप इससे इसका ध्यान रखना। तो जो हमारा सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तब भी हमारा जो डेटा है वो कभी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था बेसिक जो डायग्राम, इसका हमारा पार्ट रहता है अभी CPU वाला। ठीक है, तो वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप ये फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो दोनों अच्छे से देख लें, और आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा, और मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एनीवे थैंक्स।